Hello everyone, welcome to my channel Commerce Aspirants. आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और उसके सब टॉपिक्स जो कि है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो जैसे कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो अनकंट्रोलेबल होता है। मीन्स हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स है उसका जो भी इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे होगा उस पे हमारा थोड़ा सा भी कंट्रोल नहीं होता, हम उसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जो उसके दो सब टॉपिक्स है माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। इसमें से जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उस पर हमारा थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है, हम उसके फैक्टर्स को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। बट जो मैक्रो एनवायरनमेंट होता है वो कंप्लीटली अनकंट्रोलेबल होता है। उसके जितने भी फैक्टर्स है उन पर हमारा ज़ीरो कंट्रोल होता है। उन फैक्टर्स का जो इम्पैक्ट हमारे बिजनेस पे होगा वो हम बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें उसे एज इट इज़ फॉलो करना है और एज इट इज़ जो उसका इम्पैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा। तो हम पहले देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो गए, जिस भी रीजंस की वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस हो गए उसका जो भी इफेक्ट होगा वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। सिमिलरली कस्टमर्स में हम कह सकते हैं जो भी कस्टमर्स हमारे डिमांड कर रहे हैं, जो भी उन्हें न्यू लेटेस्ट ट्रेंड्स अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग, जो सारी प्राइस अकॉर्डिंग, जो सारी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट हमारे बिजनेस में थोड़े बहुत चेंजेस लाकर। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर्स जो हमारे अपोजिट जो बिजनेस है, या फिर सपोज हम किसी चिप्स का बिजनेस कर रहे हैं, हमारी चिप्स की कंपनी है, तो हमारी जो कॉम्पिटिटिव कंपनी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग, हमारा लेज का बिजनेस है और हमारे सामने हमारे अपोनेंट्स है, फॉर एग्जांपल बिंगो, तो हम अगर बिंगो के अकॉर्डिंग हमारे प्राइजेस सेट करें या उनसे थोड़ा और कम करें, या फिर जो वैरायटीज वो दे रहे हैं फ्लेवर्स में या अलग अलग तरह के चिप्स में, तो हम कैसे कर सकते हैं, वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या यूज़ कर रहे हैं, वो कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हमारे बिजनेस में कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे कॉम्पिटिटर्स के थ्रू हम हमारे बिजनेस में चेंजेस ला सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में जो सारे सराउंडिंग्स में चीज़ें चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें हमारे बिजनेस को रन करना होगा। नेक्स्ट है सप्लायर्स कौन होते हैं, जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है, सपोज हमारा कार का बिजनेस है, तो कार बनाने के लिए जो भी हमें स्पेयर पार्ट्स लगेंगे, जो भी रॉ मटेरियल्स लगेगा, वो हम तक जो पहुंचाएगा उसे हम सप्लायर्स कहेंगे। नेक्स्ट है इंटरमीडियरीज कौन होते हैं, उन्हें मिडल मैन भी कहा जाता है। मिडल मैन यानी जो हमारे प्रोडक्ट्स गुड्स सर्विसेज है उन्हें हमारे कस्टमर तक पहुंचाता है। वो शॉप खोलकर हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, या डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर हो, कोई भी, जो भी हमारे फाइनल प्रोडक्ट को हमारी कंपनी से, हमारे वेयर हाउस से या हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाता है, उसे हम इंटरमीडियरीज कहते हैं। तो इन्हें भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अभी जो ये माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स है, 6 फैक्टर्स है, ये हम कैसे याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, क्योंकि हमारा एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं,
तो हमें इन डिटेल किसी भी चीज़ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो भी मैंने 6 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं, ये इन डिटेल आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट। तो आपको फिर सिलेक्ट करना होगा ऑप्शन देखकर कि अच्छा ये चीज़ माइक्रो एनवायरनमेंट में नहीं है। तो आप वो कैसे याद रखोगे कि कौन से 6 माइक्रो में है या कौन से 6 मैक्रो में है। तो उसके लिए एक तरीका होता है याद करने का, जो मुझे भी सिखाया गया था, वो होता है निमोनिक्स। तो हमारा एग्जाम जिस टाइप का है उसके लिए निमोनिक्स सबसे बेस्ट होगा याद रखने के लिए। तो अब से हम जो जो पॉइंट्स याद रखेंगे वो हम निमोनिक्स के थ्रू याद रखेंगे। तो माइक्रो एनवायरनमेंट का जो निमोनिक हमें याद रखना है वो है कॉस्मिक। अब कॉस्मिक क्या होता है? C stands for customers, O stands for organization, S stands for suppliers, M for market, I for intermediaries और C competitors के लिए। तो इसी तरह आपको ये याद रखना होगा माइक्रो एनवायरनमेंट, कॉस्मिक, और कॉस्मिक के ये जो 6 लेटर्स है वो किस किस के लिए है। तो कॉस्मिक ये निमोनिक माइक्रो है। जब भी आपको माइक्रो एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो आपको कॉस्मिक ये वर्ड याद रखना, और फिर ऑप्शंस तो आपके सामने हो गई, बस आपको कॉस्मिक में जो नहीं होगा उसे सिलेक्ट करके आंसर करना होगा। या अगर पूछा गया कि माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स कौन से, तो आपको कॉस्मिक से याद रखना होगा, और जो कॉस्मिक वर्ड में नहीं आ रहा है वो आपका फैक्टर नहीं होगा। तो अब हम सीखेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में क्या होता है? फर्स्ट फैक्टर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मीन्स जो भी हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है, वो हमारे पॉलिसीज हो गए, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स, टैक्स हो गए, रेवेन्यू हो गया, या बैलेंस ऑफ पेमेंट हुआ, जीडीपी है, इन्फ्लेशन है, जो भी हमारे इकोनॉमिक कंडीशन, सिस्टम्स, पॉलिसीज से रिलेटेड है, वो सारे फैक्टर्स इकोनॉमिक फैक्टर में आएंगे। और ये इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होगा वो हम इन डिटेल कुछ स्लाइड्स में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल में हम जो भी रूल्स पॉलिसीज होते हैं वो पढ़ेंगे, और लीगल में जो भी लॉज होते हैं, जो भी एक्ट्स होते हैं, उसके वजह से कैसे इन्वायरमेंट पे कैसे हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे इफेक्ट होगा वो भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल। अब टेक्नोलॉजिकल हम इन डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन चीज़ है। जो भी टेक्नोलॉजी में चेंजेस होंगे, जो भी नए नए इनोवेशंस होंगे, उस वजह से हमारे एनवायरनमेंट पे किस तरह इफेक्ट होगा, इसमें यही पूछा जाता है। ग्लोबल, ग्लोबल मीन्स जो हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारे सराउंडिंग्स की वजह से बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कि आप जो भी बिजनेस रन कर रहे हो उस पे हमारे एनिमल्स को, फॉरेस्ट को, या आसपास की जो भी चीज़ें हैं उस पर कैसे इफेक्ट होगा, ये ग्लोबल में कंसिडर किया जाएगा। और सोशियो कल्चरल और डेमोग्राफिक दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। आप जिस लोकेलिटी, जिस एरिया, जिस रीजन में बिजनेस कर रहे हो, या आप जिस रीजन में बिजनेस प्रोवाइड, गुड्स प्रोवाइड कर रहे हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उनका रहन सहन कैसा होता है, वो लोगों को कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद है, क्या आप उनके जो फेस्टिवल्स है उस रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, या उनका जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग सेल कर रहे हो। जो रीजन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे अगर आप एसी फैंस सेल कर रहे हो तो सही होगा। जो रीजन में ठंड होती है वहाँ आप हीटर सेल करोगे तो सही होगा। तो सोशियो कल्चरल डेमोग्राफिक का मतलब यही होता है कि आसपास के वातावरण, आसपास के लोगों के जो भी टेस्ट प्रेफरेंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस पे इम्पैक्ट होगा। अब हम मैक्रो एनवायरनमेंट को निमोनिक के थ्रू कैसे याद रखेंगे? मैक्रो एनवायरनमेंट के लिए जो निमोनिक है वो है पेस्टल। ठीक है, आपको याद रखना है माइक्रो के लिए है कॉस्मिक, मैक्रो के लिए है पेस्टल। अब पेस्टल कैसे होता है वो मैं बताती हूँ। पेस्टल पी पॉलिटिकल के लिए होगा, जो भी रूल्स पॉलिसीज होंगे लोकल एरिया के उसके अकॉर्डिंग। ई होगा इकोनॉमिक के लिए, एस होगा सोशियो कल्चरल के लिए, और डेमोग्राफिक के लिए। जो सोशियो कल्चरल और डेमोग्राफिक है वो सेम ही होता है, उसका मतलब सेम ही होता है कि आपके आसपास, आपके लोकेलिटी, रीजन, या आप जहाँ पे भी अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, वहाँ का रीजन, वहाँ के लोग, उनका रहन सहन, उनके जो भी प्रेफरेंसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग सोशियो कल्चरल और डेमोग्राफिक में इंक्लूड किया जाएगा, और उनका मतलब भी सेम ही होता है।
टी से होगा टेक्नोलॉजिकल, ई से होगा एनवायरमेंटल या इकोलॉजिकल, जिसे हम ग्लोबल भी कहते हैं, और एल में होगा लीगल। तो इस तरह आपको याद रखना है माइक्रो एनवायरनमेंट कॉस्मिक और मैक्रो एनवायरनमेंट पेस्टल। आपको एग्जाम में सिर्फ असर्शन रीजन और मैच द फॉलोइंग ही पूछा जाएगा, या फिर इन 6 में से कौन सा मैक्रो का पार्ट नहीं, कौन सा माइक्रो का पार्ट नहीं, ये पूछा जाएगा। तो कॉस्मिक और पेस्टल याद रखिए, आपकी बुक्स में भी बस शॉर्ट फॉर्म में ही लिखिए, आपको एग्जाम के टाइम या रिविजन करते टाइम यही याद आने वाला है। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, जो कि होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट का सब टॉपिक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशंस, सेकंड पॉलिसीज और थर्ड सिस्टम। जो इकोनॉमिक कंडीशंस वो बहुत बेसिक होते हैं, उसमें से इन डिटेल कुछ भी नहीं पूछा जाता, सिर्फ बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा जाएगा, वो हम इन डिटेल में देखेंगे। जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, पर कैपिटा, ये सारे बेसिक टर्म्स है, ये इन डिटेल इसका कुछ भी हमारे सिलेबस में नहीं पूछा जाता, बस बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा जाएगा, जो कि हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। सेकेंड है इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जाम्स में हमें पूछे जा सकते हैं। थर्ड है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 टाइप्स के जो सिस्टम्स होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, इन तीनों में से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, इनके 3 टाइप्स क्या होते हैं, ये देखते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम, 3 टाइप्स के इकोनॉमिक सिस्टम्स होते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब हर एक कंट्री जो होती है, उन्होंने एक इकोनॉमिक सिस्टम एडेप्ट किया होता है, अपनाया होता है, इकोनॉमी उनकी जो है कंट्री की, उसे रन करने के लिए। तो जो मेन 3 इकोनॉमी सिस्टम है जो हर एक कंट्री अडॉप्ट करता है, अपनाता है उनके इकोनॉमी के लिए, वो हो गए या तो कैपिटलिस्ट, या होगा सोशलिस्ट, या होगा मिक्स्ड। तो कैपिटलिस्ट, अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है, या जिसे कैपिटलिस्टिक भी कहा जाता है, उसमें क्या होता है, वो उस टाइप की इकोनॉमी होती है जिसमें गवर्नमेंट का थोड़ा, बहुत थोड़ा या फिर बिल्कुल भी कोई रोल नहीं होता। इसमें गवर्नमेंट का कोई हिस्सा नहीं होगा, गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होगा, गवर्नमेंट दखलंदाजी बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर किसी इंसान को उनका बिजनेस किस तरह से रन करना है, या कोई एक प्राइवेट फर्म ओपन करना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हो गए, क्या क्या किन किन चीज़ों की उसे ज़रूरत है, कौन से लॉज फॉलो करने चाहिए, कौन से रूल्स अप्लाई करने चाहिए, इसमें गवर्नमेंट बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करेगा कैपिटलिस्ट में। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, जैसे गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं होगा, तो जो भी कंज्यूमर होगा या जो भी प्रोड्यूसर होगा, जो कंज्यूमर्स यानी कि जो हम कस्टमर्स होते हैं, और प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करेंगे, जो भी गुड्स हो गए, जो भी सर्विसेज हो गए, जो हम तक पहुंचाएंगे, उनको पूरी तरह की आज़ादी होगी, उनको पूरी तरीका का चॉइस होगा कि उन्हें कैसे अपने सिस्टम को रन करना है, कंज्यूमर्स को कौन से गुड्स चाहिए। और क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की दखलंदाजी नहीं है, तो ये क्या होगा, ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है, प्राइजेज आर सेट बाय सप्लाई एंड डिमांड। ये भी जैसे मैंने कहा कि हम सब हमारी मर्जी से, जितनी हमारी ज़रूरत है, हमें जितना कमाना है, जितना हमें प्रॉफिट दिखाना है, ये सब उसी का पार्ट है। इनकम हो गया, प्राइजेस हो गए, ये सब उसी का पार्ट है। फिर आता है एनकरेजेस इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। अब अगर गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, तो हमें अगर कोई भी हमारा प्रोजेक्ट पास करवाना है तो वो तुरंत हो जाएगा। हमें कोई भी इनोवेशन या टेक्नोलॉजी का
एप्लीकेशन शुरू करना है तो तुरंत हो जाएगा, क्योंकि हमें किसी से परमिशन नहीं लेनी है, हमें किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, कि एनकरेजेस इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। अगर गवर्नमेंट होगा ही नहीं रोक टोक करने के लिए, या पेपर्स मांगेगा नहीं, या कुछ रूल्स होंगे नहीं, तो फिर हम तुरंत जो भी हमारे आइडियाज़ है उसे अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह से हमें सेटअप करना है बिजनेस का उस तरह से हम कर सकते हैं। अब ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होती है उसे कमांड फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है। तो इस नाम को आप याद रखिएगा, क्योंकि आपको स्टेटमेंट फॉर मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि कमांड फ्री इकोनॉमी कौन सी है, या फिर मैच करो कमांड फ्री किससे मैच होगी, मिक्स से, सोशलिस्ट से, कैपिटलिस्ट से। तो ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो कमांड फ्री इकोनॉमी है। ठीक है। और ये जो इकोनॉमी है ये ज़्यादातर कहाँ कौन से देशों में अपनाई जाती है? ये यूएस, जर्मनी, यूके, इन सारे देशों में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाई जाती है, देखने मिलती है, जहाँ पे गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन या फिर दखलंदाजी बहुत कम होगा, और जो भी सब होता है वो सब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडिविजुअल्स ही चलाते हैं बिजनेस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब सोशलिस्ट में क्या होता है, जो आपने कैपिटलिस्ट में जो जो बातें मैंने आपको समझाई उसका एकदम ही उल्टा, उसका एकदम ही अपोजिट सोशलिस्ट में पाया जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में, सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का हाथ सबसे ज्यादा होता है। गवर्नमेंट जो कहेगा, जैसे कहेगा वैसे ही हमें हमारा बिजनेस चलाना है, उन्हीं सारे रूल्स को हमें फॉलो करना है। हम हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते सोशलिस्ट इकोनॉमी में। तो कैपिटलिस्ट से आपको याद रखना है गवर्नमेंट का कोई 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 इम्पोर्टेंस नहीं है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है, हर चीज में गवर्नमेंट है। ठीक है। तो अगर हर चीज में गवर्नमेंट है सोशलिस्ट में, तो देखो ये पॉइंट भी वही कह रहा है कि गवर्नमेंट डिसाइड्स ऑल एक्टिविटीज, नो फ्रीडम ऑफ चॉइसेस। अगर सब जो गवर्नमेंट ही कहेगा हमें मानना है, तो ऑब्वियसली हमें हमारी मर्जी से कुछ भी चूज करने नहीं मिलेगा, हमें उतनी आज़ादी नहीं होगी जितनी कैपिटलिस्ट में इकोनॉमी में लोगों को होती है। फिर है प्राइजेस आर सेट बाय गवर्नमेंट, ये भी बात सही है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये जो पॉइंट है ये थोड़ा आप समझिए क्या है इसका मतलब। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है? एक अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात ले लीजिए, तो वहां पे सबको सेम सैलरी दी जाती है। थोड़ा 1-2 हज़ार, अभी वो आप इतना डीप में मत जाना, बट ऑलमोस्ट सबका जो सैलरी का रेंज होता है एक लेवल का, सपोज कोई लेवल 1 का गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सबकी सैलरी लगभग सेम होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बट अगर आप प्राइवेट में देखो, तो प्राइवेट में क्या होता है कि अगर तुमने इतने सेल्स टारगेट कंप्लीट किए तो तुम्हें कमीशन मिलेगा, अगर तुमने ओवर टाइम किया तो तुम्हें ओवर टाइम के एक्स्ट्रा पैसे दिए जाएंगे। ये सब होता है, मीन्स जो प्राइवेट में जो इंसान थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेगा, जो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, उसे हम थोड़ा ज़्यादा देंगे। बट गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट में जो ज़्यादा कर रहा है उसे भी उतना ही मिलेगा, जो कम कर रहा है उसे भी इतना ही मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो ये अच्छा भी हो सकता है उन लोगों के लिए जो काम कम कर रहे हैं, बट जो काम ज़्यादा कर रहे हैं उन्हें भी उतना ही मिल रहा है, उनके लिए ये चीज़ थोड़ी गलत हो सकती है। बट गवर्नमेंट है, उन्होंने सोशलिस्ट में ये पॉइंट दिया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है। कैपिटलिस्ट में सवाल ही नहीं उठता, और मिक्स में हम आगे चल के देखेंगे क्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट है लेस स्कोप फॉर इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। अब हर चीज में अगर गवर्नमेंट का परमिशन आपको लेना होगा, तो क्या आपको लगता है कि हमें जो आइडियाज हो गए हम तुरंत अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। तो हम सोचेंगे कि नहीं, छोड़ो, रहने दो, कि कुछ होने ही नहीं वाला है, तो क्यों जाना है आगे तक, बात ही क्यों करनी है, क्यों हमारा जो भी हमने सोचा है हमारे काम से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड, उसमें बहुत टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, तो हम जैसे गवर्नमेंट ने रूल्स दिए जो हमारा आसानी से हो जाएगा हम वही करेंगे। तो इसीलिए
सोशलिस्ट में इनोवेशन की थोड़ी कमी होती है, एफिशिएंसी की थोड़ी कमी होती है, क्योंकि हर चीज में गवर्नमेंट से इजाजत लेनी होगी तो समय ऐसे ही गुजरता जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल्सो नोन एज प्लान्ड इकोनॉमी। अभी प्लान्ड कैसे, क्योंकि सब चीज गवर्नमेंट करेगा, हमें गवर्नमेंट का ही सुनना है, सब चीजों में गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है, तो इसीलिए इसे प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाएगा। कमांड फ्री इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, ऐसे याद रखो, कैपिटलिस्ट सी से है, कमांड फ्री सी, तो कमांड फ्री कैपिटलिस्ट। एक एक का भी नाम याद रखा, दूसरे का आप तुरंत याद कर लोगे, तो सी से कैपिटलिस्ट, सी से कमांड फ्री इकोनॉमी, ऐसे याद रखना है। तो सोशलिस्ट क्या होगा, प्लान्ड इकोनॉमी, जहां पे सब गवर्नमेंट प्लान करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इकोनॉमी है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड जैसे नाम कह रहा है, मिक्स्ड, मिक्स्ड यानी सबका थोड़ा सा मिश्रण। तो ये मिश्रण किसका होगा, कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट का मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब है कुछ कुछ जो बातें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अच्छी है वो हम उठाएंगे, कुछ बातें जो सोशलिस्ट की अच्छी है वो हम उठाएंगे, और एक नई इकोनॉमी तैयार होती है, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। हाँ, और एक बात, सोशलिस्ट इकोनॉमी ज़्यादातर कहाँ देखी जाती है, चाइना, रशिया, वियतनाम, ये सारे देशों में, जो एशियन कंट्रीज मोस्टली कह सकते हो आप, वहाँ पे देखी जाती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। हाँ, अब मिक्स्ड में मैं क्या कह रही थी, हाँ, कि मिक्स यानी कैपिटलिस्ट की कुछ चीजें होगी इसमें, सोशलिस्ट इकोनॉमी की कुछ चीजें होगी। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट लॉज रेगुलेट करता है, क्रिएट करता है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। इसमें भी जैसे सोशलिस्ट में पूरी तरीके से था, इसमें पूरी तरीके से नहीं है, बस जो लॉज होते हैं और वो लॉज सही से सब लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसका देखभाल हो रहा है या नहीं, वो सिर्फ गवर्नमेंट देखता है। बाकी चीजों में गवर्नमेंट इतना दखल अंदाजी नहीं करता, सिर्फ लॉज तक ही गवर्नमेंट का रोल होता है। उसके बाद है लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस। हाँ, अब कैपिटलिस्ट की तरफ पूरी तरीके का फ्रीडम तो नहीं मिलेगा, बट सोशलिस्ट की तरफ एकदम ही फ्रीडम नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, थोड़ा सा आपको अपने मन का, अपने बिजनेस के लिए, अपने स्टार्टअप के लिए आप कर सकते हो। ये थर्ड पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। अब इसका क्या मतलब होता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है उसमें प्रॉफिट का भी ध्यान दिया जाता है, कि मीन्स हमें प्रॉफिट भी कमाना है, बट हम जब प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बिजनेस, जो हमारा समाज है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उन सबको भी उसका फायदा होना चाहिए, उससे हमारे बिजनेस से उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारे इकोनॉमी से उन चीज़ों पे बुरा असर नहीं होना चाहिए। ये मिक्स्ड इकोनॉमी का मोटो कह सकते हो आप, कि प्रॉफिट भी कमाना है प्लस समाज के भलाई का भी, लोगों के भलाई का भी, हमारे एनवायरनमेंट के भलाई का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बट कैपिटलिस्ट में क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट ही सोचा जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सिर्फ प्रॉफिट कैसे कमाना है, ज्यादा से ज्यादा कमाई कैसे हो सकती है, वही हम सोचते हैं। सोशलिस्ट में क्या होता है, सिर्फ समाज का सोचेंगे, लोगों के भलाई का सोचेंगे, एनवायरनमेंट के भलाई का सोचेंगे। सोशलिस्ट में सोशल वेलफेयर, ऐसे याद रखो, सोशलिस्ट सोशल, सोशलिस्ट सोशल वेलफेयर। कैपिटलिस्ट में क्या होगा, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचा जाएगा। और मिक्स्ड में क्या होगा, मिक्स्ड कैपिटल प्लस सोशल का मिक्सचर है, इसलिए इसमें प्रॉफिट का भी सोचा जाएगा और हमारे सोशल वेलफेयर के लिए भी सोचा जाएगा, कि हम हमारे लोगों की बेहतरी कैसे कर सकते हैं, हमें कौन सी चीज़ों का ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, जिससे हमारे जो पेड़ है या जो हमारे एनिमल्स होते हैं उन्हें हम कोई भी तकलीफ ना पहुंचाए, या जो हमारा वाटर पोल्यूशन है उसे कंट्रोल कर सके, एयर पोल्यूशन है, तो ये सारी चीजें सोशल वेलफेयर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑफ मोनोपोली पावर। मोनोपोली पावर मीन्स एक ही के हाथों में, एक ही कंपनी, एक ही
एंटिटी, एक ही इंडिविजुअल के हाथों में सारा बिजनेस का पावर नहीं जाना चाहिए। इसका भी मिक्स्ड इकोनॉमी में ध्यान रखा जाता है। सिर्फ जो मेजर मेजर चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें, जैसे पेट्रोल वगैरह हो गया, ये कुछ हद तक गवर्नमेंट इन पे ध्यान देगा, बट बाकी सारी चीजें सब बिजनेस को उतना ही राइट है उसे चलाने का, ये ध्यान दिया जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी में। किसी एक के हाथ में पूरा बिजनेस नहीं दे सकते, एक प्रोडक्ट का मेरा मतलब है। फिर नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। ये तो हम देख ही रहे, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी आप नेचुरल रिसोर्सेज का बिजनेस देख लो या कोई और चीजें देख लो, नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा दूसरी भी अगर हम चीजें देखते हैं, जैसे हमारे यहाँ जो कंपनीज है वो भी गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट जॉब्स जैसे आप कहते हो वो है, पब्लिक प्राइवेट जॉब्स भी होते हैं। तो इन मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है, कौन सी कंट्री ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया है, वो कंट्री है इंडिया, हमारा देश। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है हमारे इंडिया में क्या है। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट जॉब्स भी हम देखते हैं, प्राइवेट जॉब्स भी देखते हैं, ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो भी और भी कई सारी चीजें होगी उसमें हम दोनों का मिक्सचर देखते हैं, प्राइवेट चीजें भी है और कुछ कुछ गवर्नमेंट भी है। तो बेस्ट एग्जाम्पल मिक्स्ड इकोनॉमी का कौन सा देश होगा, इंडिया होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक सिस्टम में आपको यही 3 चीजें याद रखनी है। कैपिटलिस्ट क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट का बिल्कुल दखल अंदाजी नहीं होता है। उसका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का उद्देश्य होता है कि सिर्फ प्रॉफिट ही कमाना है, और ज़्यादा करके इससे यूएस, जर्मनी ऐसे देशों में देखा जाता है, और इसे हम कैपिटलिस्ट सी से है इसलिए हम कमांड फ्री इकोनॉमी सी कहते हैं। सोशलिस्ट एकदम ही उल्टा है, इसमें गवर्नमेंट ही सब डिसाइड करेगा, और चाइना, रशिया जैसे देशों में ये पाई जाती है। और इसका नाम दूसरा क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी। और सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है, इसलिए ये सोशल वेलफेयर के लिए सोचेगा लोगों के। तो एस एस ऐसे आपको ये याद रखना है। मिक्स्ड सबसे इजी है, इसमें दोनों चीजें आप देखोगे, कैपिटलिस्ट की भी चीजें देखोगे, सोशलिस्ट की भी चीजें देखोगे। इसमें प्रॉफिट का भी सोचते हैं हम और वेलफेयर का भी सोचते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कौन सी कंट्री है मिक्स्ड के लिए, इंडिया, ये तो आप भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज के जो जो टॉपिक्स मैंने आपको समझाया है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप इसके नोट्स बनाइए, जैसे मैंने कहा है शॉर्ट में बनाना है, इन डिटेल में नहीं लिखना है, निमोनिक्स के फॉर्म में लिखना है, वैसे ही लिखिए। इन डिटेल अभी तक इस टॉपिक में कुछ सर्च करने जैसा नहीं है। जब कुछ टॉपिक्स में गूगल पे आपको सर्च करना होगा तो मैं आपको बता दिया करूँगी। अभी इसमें कुछ आपको इन डिटेल सर्च नहीं करना है, जो जो मैंने कहा है बस उतना ही पढ़िए और रिवाइज कर दीजिएगा। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसीज जो होते हैं वो बताऊंगी, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर कुछ एक्ट्स है, फेरा फेमा, वो भी हम देखेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपके जो फ्रेंड्स हो गए जो एमएच सेट, यूजीसी नेट या फिर दूसरे सेट एग्जाम्स, दूसरे स्टेट के जो सेट एग्जाम्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो कॉमर्स लेवल के स्टूडेंट्स है कोई भी कॉलेज लेवल में, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 लैंग्वेजेस में ये कोर्स कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो जिन्हें जिस लैंग्वेज में ज़्यादा समझ आता है, ज़्यादा बेहतर से वो समझ पाते हैं, आप प्लीज़ उन सबसे ये वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए जो भी आपके सजेशंस होंगे। जिन्होंने भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसे जाके ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोर्स ख़त्म होने के बाद मैं जो भी पीडीएफ है वो उसी पर अपडेट करूँगी। सो बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड यस, हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आपका ये अगला साल जो शुरू होने जा रहा है वो बहुत बहुत ही अच्छा जाए। आपके जो भी सपने हैं, जो आप एमएच सेट को लेकर, यूजीसी नेट को लेकर जो भी आप सपने देख रहे हो वो आपके पूरे हो, और अगले साल आपका जो रिजल्ट है वो क्वालिफाइड ही आए, ये मैं आप सबके लिए विश करती हूँ। तो ठीक है, टेक केयर, न्यू ईयर अच्छे से मनाइए अपने फैमिली के साथ। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। बाय।